हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? ऑनलाइन हो जाओ। ग्रुप में मैसेज करो जल्दी से। जी, ग्रुप में इन्फॉर्म किया। कितने लोग ऑनलाइन हो इस वक्त? हाँ जी वरदा। लाइबा कैसे हो? हाँ जी अरफा। ग्रुप में इन्फॉर्म करो सब लोग ऑनलाइन हो जल्दी से। हमारा वही लेक्चर है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। लीगल एस्पेक्ट्स वाला जो हमारा चल रहा था, क्योंकि वो अभी एंड नहीं हुआ। ठीक है। हाँ जी वरदा, कैसी हो? सबको बोलो जल्दी से ऑनलाइन हो। टाइम देख लें कितना ज्यादा हो गया। अच्छा, लीगल एस्पेक्ट्स को हम कंटिन्यू करते हुए आगे देखेंगे। फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, मेल प्रैक्टिस देखी थी, लाइबिलिटी देखी थी, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी हमने देखी थी। ठीक है। फिर हम इनको अलग अलग देख रहे थे, जिसमें हमने सेकंड पे देखा था नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेडिकल ऑर्डर्स के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी और राइट टू प्राइवेसी, डिफेमेशन देखा था, करेक्टर की किस तरीके से लोग डिफेम करते हैं किसी को, प्रिविलेज कम्युनिकेशन देखा था, इन्फॉर्म्ड कंसेंट देखा था, एडवांस डायरेक्टिव्स देखा था और इमरजेंसी केयर देखा था। ठीक है, कि उसमें किस में हमने कंसेंट लेनी होती है और किस में नहीं लेनी होती। इमरजेंसी केयर को से ही हम दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं आज। हाँ जी इरम, गुड आफ्टरनून। ठीक है वर्दा। ठीक है, हाँ जी रूप।
चलो जल्दी से सब लोग बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म करो ग्रुप में, साथ साथ और पर्सनली भी मैसेज करो, लेक्चर स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। केयर इन इमरजेंसी हैज मैनी लीगल, इसके रिपरकशंस होती हैं, बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं इमरजेंसी केयर के अंदर। द जजमेंट दैट एन इमरजेंसी एग्जिस्ट इज इम्पोर्टेंट। जजमेंट क्या कहती है, इमरजेंसी जो है ना अगर एग्जिस्ट कर रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें इमरजेंसी को डील किया जाए, प्रोटोकॉल्स को एक साइड पे रख के। दूसरा, सर्टन एक्शंस में बी लीगल इन इमरजेंसी, लेकिन कुछ एक्शंस हैं जो कि इमरजेंसी में लीगल होते हैं एंड नॉट लीगल इन नॉन इमरजेंसी सिचुएशन। कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में कुछ एक्शंस लीगल होते हैं और कुछ नॉन लीगल होते हैं। लीगल कौन से होंगे, जैसे कि एक इमरजेंसी सिचुएशन आई है जिसमें गन शॉट के साथ एक बंदा आया हुआ है, ठीक है। एमएलसीजी है, ठीक है, सॉरी एमएलसी बना हुआ है। एमएलसी क्या है, मेडिको लीगल केस, यानी कि मेडिकल तो है लेकिन वो लीगल केस भी है क्योंकि मर्डर के साथ हमारे पास पेशेंट आया हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि मर्डर वाली सिचुएशन है तो इसका मतलब है कि इमरजेंसी तो है लेकिन ये मेडिकल इमरजेंसी तो है, सर्जिकल भी बनती है, लेकिन उसके अंदर लीगल चीज भी आती है। लीगल किस तरह से आएगी कि अगर मर्डर के साथ आया हुआ है तो भाई उसको जो है ना वो हो सकता है इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी केस इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो और कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ नॉन इमरजेंसी सिचुएशंस भी होती हैं और वो लीगल भी नहीं होती, जैसे कोई फीवर के साथ आया, ठीक है, लेकिन फीवर उसको हाई ग्रेड है, तो वो हाई ग्रेड को फिलहाल हमने रिससिटेट करके तो ठीक नहीं करना ना, हम उसकी स्पंजिंग वगैरह करेंगे, उसके वाइटल्स केयरफुली मॉनिटर करेंगे, टेम्परेचर को केयरफुली देखेंगे, लेकिन हमने उसको रिससिटेट तो नहीं करना ना। इमरजेंसी वो उस तरह से इमरजेंसी सिचुएशन नहीं बनती, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद हम बात करेंगे, फिर आ जाते हैं उस पे अच्छा ये हो गया। अब जैसे मेडिकल केसेस हैं उनके अंदर लीगल सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल किया जाता है, उनमें सिचुएशंस को लीगल सिचुएशंस को इस तरह से हैंडल किया जाता है कि उसमें सबसे पहले अगर केस ऐसा आ भी गया है, हर एक हॉस्पिटल जो है वो अलाउड नहीं होता इस तरह के केसेस को डील करने के लिए, सिर्फ कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें ये चीज अलाउ होती है, और फिर उसको टैकल किस तरह से करते हैं उसके लिए ये किया जाता है ऐसी सिचुएशन में कि पेशेंट जो है उसको अ, उसमें उसको टैकल इस तरह से किया जाता है कि के कोर्ट के पुलिस वगैरह में इन्फॉर्म कर देता है, 15 पे बता दिया जाता है कि इस केस के साथ हमारे पास पेशेंट है, आप आके देख लो। तो उन्होंने क्राइम सीन जो है उसको भी देखना होता है, और दूसरा जो क्राइम की सिचुएशन हुई होती है उसको भी देखना होता है, रिपोर्ट लिखनी होती है, पेशेंट का बयान लेना होता है, उन लोगों का सारी सिचुएशन में बयान शयान लेना होता है, तो उसको वो उस तरीके से टैकल करते हैं। अच्छा, कंसेंट इन इमरजेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कंसेंट लेना, भले इमरजेंसी है कुछ भी है लेकिन कंसेंट के से रिलेटेड क्या करते हैं कि कहते हैं कि भाई वर्बली बेशक कंसेंट ले लें, किसी एक अटेंडेंट को बता देते हैं कि हम ये करने वाले हैं। स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस और इमरजेंसी भी होती है, उसको भी डील किया जाता है। प्रोटोकॉल्स और इमरजेंसीज भी हैं, उनको भी देखा जाता है। कुछ प्रोटोकॉल्स को साइड पे रख के फिलहाल डील किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी इमरजेंसीज होती हैं जिनमें प्रोटोकॉल्स को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रॉड क्या है, fraud is a deliberate deception for the purpose of personal gain। जानबूझ के, सोच समझ के, deliberately deception करना for the purpose of personal gain, सिर्फ अपने पर्सनल मफाद के लिए जानबूझ के किसी की हक तलफी करना, ठीक है। एंड इज यूजुअल प्रोसिक्यूटेड एज अ क्राइम, और ये यूजुअली इसको एज अ क्राइम प्रोसिक्यूट किया जाता है। हाउ एवर इट मे ऑल्सो सर्व एज द बेसिस, और इसको जो है वो इस तरह भी सर्व किया जाता है बेसिस ऑफ सिविल लॉ में, सिविल सूट में भी इसको जो है वो डील किया जाता है। और सिचुएशन ऑफ फ्रॉड इन नर्सिंग आर नॉट कॉमन, नर्सिंग के अंदर जो सिचुएशन है, सिचुएशन ऑफ फ्रॉड जो है वो नर्सिंग के अंदर कॉमन नहीं है। वन एग्जाम्पल वुड बी would be trying to obtain a better position by giving incorrect information to a prospective employer, ठीक है। क्या है कि सिचुएशन ऑफ फ्रॉड नर्सिंग के अंदर जो है वो कॉमन नहीं है। वन एग्जांपल इसकी क्या है, वुड बी ट्राइंग टू ऑब्टेन अ बेटर पोजीशन, ज्यादातर तब किया जाता है जब बेटर पोजीशन लेने के लिए कोशिश की जाती है, तब लोग इस तरह से करते हैं नर्सिंग के अंदर ज्यादातर। बाय गिविंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन टू अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय से रिलेटेड जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे के अपनी जगह बनाई जाती है, ये चीज हमारे प्रोफेशन में बहुत ज्यादा आम है। अब ये देखो आप,
हम लोग ये कहते हैं नर्सिंग में लेग पुलिंग है, लेग पुलिंग है। नर्सिंग की लेग पुलिंग तो बुक्स भी कहती है कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, इतिहास में लिखी हुई है कि नर्सें किसी को आगे बढ़ने नहीं देती, अपने साथ वालों को नहीं आगे बढ़ने देती। Assault and battery is saying or doing something to make a person genuinely afraid। ठीक है, असॉल्ट और बैटरी क्या है? असॉल्ट इज सेइंग और डूइंग, कुछ कहना या करना, समथिंग कुछ ऐसा करना, टू मेक अ पर्सन जेन्युइनली फ्रॉड, अफ्रेड जानबूझ के किसी को जेन्युइनली डराने की कोशिश की जाती है, दैट ही और शी विल बी टच्ड विदाउट कंसेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी को जानबूझ के बगैर उसकी कंसेंट के टच करना। बैटरी इन्वॉल्व्स टचिंग अ पर्सन when that individual has not consented to the action। ठीक है, और बैटरी कब है? असोल्ट कब है? किसी को कुछ कहना या करना, कुछ ऐसा करना जिसमें इंसान को जेन्युइनली डराया जाए और उसको बगैर उसकी मर्जी के टच किया जाए, जैसे अटेम्प्ट टू रेप हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, वो इसमें असोल्ट में आता है। बैटरी क्या है? और बैटरी में क्या है? इन्वॉल्व्स टचिंग अ पर्सन व्हेन दैट इंडिविजुअल हैज नॉट कंसेंटेड टू द एक्शन। और बैटरी भी सेम ही है, इसी तरह ही है कि किसी बंदे को उसकी मर्जी के बगैर टच करना, जैसे कि अगर वो रिफ्यूज करा मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाना तो आप जबरदस्ती लगाते हो। ठीक है, जैसे ये है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या है? कि मेक अ पर्सन स्टे इन अ प्लेस, कि पेशेंट को किसी एक प्लेस के अंदर रखा जाए अगेंस्ट हिज विशेस, इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, उसकी मर्जी के बगैर। पहली बात तो ये है कि कैद में रहने के लिए कोई भी राजी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कैद या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये होगा कि जैसे किसी को धमकाना कि मैं तुझे बंद कमरे कमरे में बंद कर दूंगी, या किसी पेशेंट्स वगैरह को सेल के अंदर बंद कर देना, वो इसके अंदर आता है। द पर्सन मे बी फोर्स्ड टू स्टे आइदर बाय फिजिकल और बाय वर्बल मीन्स, चाहे उसको धक्के मार के मार कुटाई करके उस कमरे में बंद कर भी दिया गया हो या वर्बली उसको धमका के किया हो, लेकिन किया जाता है कमरे के अंदर बंद। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल है, आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर टीवी वगैरह पे आता है कि बीवी रोती पिटती है, जी मेरा हस्बैंड मुझे मार के कमरे के अंदर बंद करके बाहर से कुंडी लगा के रोज चला जाता है, मुझे कैद में रखा हुआ है। ठीक है, और फिर वो जो है, उसका बंदे का नाम क्या है, वो जो है जिसको अक्सर मार पड़ती है, न्यूज वाला जो है। हाँ बिल्कुल नेहा, जेलस होती है, जेलस में लोग करते हैं। हाँ जी होलिका। वो जो है खबरदार नहीं, सरेआम की टीम, हाँ सरेआम है मेरा ख्याल। फिर वो सरेआम वाला बंदा जो है, हैंडसम सा जो पाई है, वो आता है, वो फिर आके उन लोगों को छुड़वाता है, उसे पता लग जाता है कि इनको कैद में रखा हुआ है ना, उसको पता भी लग जाता है भाई हर किसी के बारे में, और वो वहां पहुंच भी जाता है। अच्छा, प्रिवेंटिंग मेल प्रैक्टिस क्लेम्स, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं मेल प्रैक्टिस के क्लेम्स? है सबसे पहले मेंटेन करना है एक्सीलेंट स्टैंडर्ड ऑफ केयर को। एक्सीलेंट स्टैंडर्ड ऑफ केयर को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे है सेल्फ अवेयरनेस। तीसरे पे है अडेप्टिंग प्रपोज्ड असाइनमेंट्स। ठीक है, प्रपोज्ड असाइनमेंट्स को अडेप्ट करना, इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन होना। ठीक है, इन चार चीजों को फॉलो करते हुए हम प्रिवेंट कर सकते हैं किससे? मेल प्रैक्टिस के क्लेम से। अगर हम एक्सीलेंट स्टैंडर्ड ऑफ केयर प्रोवाइड करेंगे, उस कर तो रहे हैं लेकिन मेंटेन भी रखें। दूसरा सेल्फ अवेयरनेस हो, हमें अपने बारे में पता हो हम कैसा काम करते हैं और उसको अच्छे से करें भी। दूसरा प्रपोज्ड असाइनमेंट्स बनाएं, अडेप्ट करें प्रपोज असाइनमेंट, पहले से सोचे, जैसे एनसीपी बनाएं। ठीक है, एक्शन प्लान बनाएं, मैं पेशेंट के लिए आज ये काम करूंगा, मैं एनसीपी बना लिया, मैं पेशेंट को ऐसे ऐसे केयर प्रोवाइड करूंगा। इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन की जाए, इफेक्टिवली बात की जाए। ठीक है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में पेशेंट को आपकी समझ आए, आपको पेशेंट की समझ आए, और वो इफेक्ट भी रखती हो। ठीक है, इस तरह की डिस्कशन हो। दूसरा, मेंटेन करना है एक्सीलेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर को। द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग यू कैन डू to prevent malpractice claim is to maintain a high standard of care। मोस्ट जो मेंटेन करना है, अब इनके चार चीजें तो हमने पढ़ ली हैं कि हम किस तरह से क्लेम से हम बच सकते हैं। अब हम उनको डिटेल में देखेंगे कि सिंगल सिंगल किस तरह से हमने परफॉर्म करना है। अब जैसे फर्स्ट पे था मेंटेन करना है एक्सीलेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर को, हमने मेंटेन भी करना है, तो वो कैसे होगा? द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग यू कैन डू टू प्रिवेंट मेल प्रैक्टिस क्लेम इज टू मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर। मतलब कि अगर आप प्रॉब्लम से, अगर आप मुश्किलात से बचना चाहते हो, तो उसका आसान और अच्छा और प्रॉपर सॉल्यूशन ये है कि आप मेल प्रैक्टिस से प्रिवेंट करो। ठीक है, आप गुड स्टैंडर्ड, आप हाई स्टैंडर्ड ऑफ केयर प्रोवाइड करो। जब आप चाहते हो कि आपकी वार्ड में एक नाम हो, पहचान हो कि फलाना बंदा अच्छा काम करता है,
अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हो, रिप्यूट चाहते हो, तो आप काम भी उसी तरह से अच्छा करके दिखाओ। टू डू दिस, वर्क एट इम्प्रूविंग योर own nursing practices and also the general climate for nursing practices where you work. टू डू दिस, इस काम के लिए आपने क्या करना है, वर्क एट इम्प्रूविंग योर ऑन नर्सिंग प्रैक्टिस, आपने काम करना है अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने पे आपने ज्यादा फोकस करना है, एंड ऑल्सो द जनरल क्लाइमेट, इसके अलावा जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट है उसके ऊपर भी फोकस करो, काम करो फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस वेयर यू वर्क, जिधर आप काम करते हो। अपने एटमॉस्फेयर के ऊपर भी ध्यान दो, लोगों पे भी ध्यान दो कि लोग किस तरीके से काम करते हैं और कैसा रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को। सेल्फ अवेयरनेस क्या है, आइडेंटिफाई योर ऑन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस इन मैल प्रैक्टिस। ठीक है, अपनी अपनी मैल प्रैक्टिसेस को, अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं वीकनेस हैं उनके ऊपर काम करो कि मैं सही काम करता हूँ या नहीं करता, मेरे अंदर क्या मेरी खूबियां हैं, क्या खामियां हैं। अब किसी को पता होता है कि मेरी आई भी बड़ी अच्छी, मैं आई भी बड़ी अच्छी लगाता हूँ। किसी को पता होता है कि भाई मैं जो है ना मैं एनजी अच्छी पास कर सकता हूँ, सबको सब इस बारे में जानते हैं, आपको अपने स्ट्रेंथ्स का पता होता है, तो उसका आपको एक कॉन्फिडेंस होता है। कुछ लोगों को पता होता है कि मैं नर्सिंग नोट्स अच्छे लिखता हूँ, मैं कम्युनिकेट अच्छा करता हूँ, तो ये आपकी जो क्वालिटीज हैं इनको यूटिलाइज करो और सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। व्हेन यू आइडेंटिफाई अ वीकनेस, जब आप अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लेते हो, सीक अ मीन्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है वीकनेस को, तो मीन्स ऑफ ग्रोथ किस तरीके से है, फिर आप सोर्स ढूंढो कि आप किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। दिस में इंक्लूड एजुकेशन, इसमें एजुकेशन आ जाएगी, डायरेक्टली एक्सपीरियंस आ जाएगा, यानी कि आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको बताएंगे कि आप इसके लिए कैसे काम कर सकते हो, और डिस्कशंस विद कोलीग्स, और कोलीग्स वगैरह से बात करके, जैसे आप लोग हो, आपकी क्लास है मेरे से मशवरा कर लेती है सपोज के हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या चीज़ हमें हमारे लिए बेहतर रहेगी, इसी तरह मैं अपने किसी सीनियर से मशवरा करती हूँ, मैं ये काम करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ, इसको कैसे करूँ, इस तरह की हम एक दूसरे से सीनियर से मशवरा कर लेते हैं और हम अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। जैसे कि अब फोर्थ ईयर से आप जैसे फ्री होते हो तो आप कोई ऐसा बंदा ढूंढोगे जिससे मैं मशवरा करके ना अच्छी एजुकेशन ले सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, इस तरह की आप डिस्कशंस एक दूसरे के साथ करते हो। दूसरा उसके बाद क्या है, दिस इंक्लूड एजुकेशन। अच्छा, फिर उसके बाद है बी रेडी टू एक्नॉलेज योर लिमिटेशंस टू सुपरवाइजर्स। फिर रेडी रहो एक्नॉलेज करने के लिए आपके लिमिटेशन सुपरवाइजर्स के साथ कैसी होनी चाहिए, एंड डू नॉट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने एक्सेप्ट नहीं करनी फॉर विच यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। अगर आप जैसे अभी फोर्थ ईयर में गए हो, अभी आप जूनियर हो और आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपने पूरी वार्ड को हैंडल करना है, ठीक है, या आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका भी एक्सपीरियंस नहीं है और आपको टीम लीडर बना दिया जाए फोर्थ ईयर में, तो क्या आप इस चीज के लिए प्रिपेयर हो कि आप किसी भी टीम की कहीं भी आप टीम लीडर बन सको, किसी भी वार्ड के, आईसीयू के, फीमेल मेडिकल के, फीमेल सर्जिकल के, और या फिर ओपीडी वगैरह के, और पीड्स के, नर्सरी के। तो अगर इस तरह का टास्क आपको फोर्थ ईयर में दे दिया जाता है या एज अ इंटर्न दे दिया जाता है और आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप समझते हो कि मैं इतना एक्सपर्ट हूँ कि मैं इसको मैनेज कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा, तो फिर गो अहेड, फिर आप कर सकते हो। अगर आपने पहले बोर्ड में एज अ टीम, एज अ शिफ्ट इंचार्ज काम किया हुआ है, और अगर आपने बोर्ड में एज अ शिफ्ट इंचार्ज या शिफ्ट लीडर आपने काम किया हुआ है, आप इजीली मैनेज कर सकते हो, तो फिर आप उसका होल्ड ले लो। लेकिन अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो तो आपको अपने बारे में खुद पता होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। फिर होता क्या है, बेसिकली फिर होता क्या है कि आप खुशी खुशी में मुझे शिफ्ट इंचार्ज बना दिया फोर्थ ईयर में ही, मेरी तो बड़ी तरक्की हो गई है, मुझे तो बड़ा सीनियर कर दिया। इस खुशी खुशी में फिलहाल तो होल्ड ले लेते हो, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि जब आप काम नहीं कर पाते तो जो आपकी प्रीवियस रेप्यूट होती है वो भी खराब होती है। आपकी रिप्यूट ऐसे खराब होती है कि लोग कहते हैं इसको तो काम में नहीं आता, ये तो ऐसे ही है, ये तो फारग है, ये तो कर नहीं सकती। बेसिकली आप जहाँ जिस पोस्ट पे ऑलरेडी कर रहे थे वो उसके लिए आप कॉम्पिटेंट थे, क्योंकि उसके लिए आपकी आपका नॉलेज और आपकी अवेयरनेस जो है ना इनफ थी। लेकिन जब आप गए हो, जब आपको अपग्रेड किया गया, हाँ नेहा उसका नाम इकरारुल हसन है, जब आपको अपग्रेड किया गया, प्रमोट किया गया, तो फिर आप कर नहीं पाए। ठीक है, फिर वो उसने आपका प्रीवियस रिकॉर्ड भी खराब कर दिया, इस तरह की मुश्किलात आती हैं। ले लो, उधर ही पड़ा है, बर्तन भी पड़े हैं, वो भी उठा लेना।
अच्छा, फिर इसके बाद आ जाती है अडेप्टिंग प्रपोज्ड असाइनमेंट्स में क्या है, नर्सेज में फाइंड देमसेल्व्स असाइन टू यूनिट। ठीक है, अडेप्ट करना प्रपोज असाइनमेंट को, जैसे कि नर्सेज में फाइंड देमसेल्व्स असाइन टू यूनिट्स वेयर दे हैव लिटिल और नो एक्सपीरियंस विद द टाइप्स ऑफ पेशेंट प्रॉब्लम्स दे विल बी एनकाउंटर। ठीक है, नर्सेज क्या है, अपने आप को फाइंड देमसेल्व्स, अपने आप को ऐसी असाइनमेंट्स में ज्यादातर पाती हैं यूनिट से रिलेटेड वेयर दे हैव लिटिल और नो एक्सपीरियंस विद द टाइप्स ऑफ पेशेंट प्रॉब्लम। ज्यादातर नर्सेज को ऐसी जगह पे, ऐसी बातों में और ऐसी प्रॉब्लम्स में फंसा दिया जाता है, ऐसी असाइनमेंट्स दे दी जाती है, ऐसे टास्क दे दिए जाते हैं जो करना बेचारों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है और उन चीजों से एनकाउंटर करना भी प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसके बाद है इट इज रीजनेबल टू बी असाइन्ड टू असिस्ट एन overworked nurse in a special area if you can assume duties that are within your own competence and allow the specialized nurse to assume the specialized duty। ठीक है, इसमें क्या है, इट इज रीजनेबल, ये रीजनेबल है, टू बी असाइंड, के असाइन किया जाए, टू असिस्ट टू एन ओवरवर्क नर्स, कि सबसे पहले कोई भी आपकी ड्यूटी लगाने से पहले आपको किसी के साथ असाइन किया जाए जहाँ पे आप काम को देखो, समझो, सीखो। ठीक है, और फिर ओवरवर्कड नर्स इन अ स्पेशल एरिया, के पहले देखो कि भी जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहां से रिलेटेड आप पहले देखो और सीखो कि भाई पहले किसी के साथ काम करवा के असिस्ट करवाओ, तो फिर उसके बाद स्पेशल एरिया में डालो इफ यू कैन एज्यूम ड्यूटीज, अगर आप ड्यूटीज कर सकते हो दैट आर विद इन योर ऑन कॉम्पिटेंस, और स्पेशली वो काम लो जो कि आपके अपनी कॉम्पिटेंस में आता है और आप अपने आप को इस काबिल समझते हो कि मैं ये ड्यूटीज कर सकता हूँ, एंड अलाउ द स्पेशलाइज नर्स टू एज्यूम द स्पेशलाइज ड्यूटी, और जिसकी जिस चीज में स्पेशलिटी है कोशिश ये करें कि उसको वही टास्क दें और आप भी वही ड्यूटीज लो। ठीक है, इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन क्या है, द नर्सिस रिकॉर्ड आर यूनिक इन हेल्थ केयर सेटिंग, जो नर्सिस का रिकॉर्ड होता है ना वो यूनिक होता है। हाँ, लाइबा आ गई है, नेगेटिव है, खुदा का शुक्र है, नेगेटिव आई है रिपोर्ट। अच्छा, तो इसमें क्या है कि नर्सिस के रिकॉर्ड्स जो हैं वो यूनिक होते हैं हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में किस तरह से यूनिक होते हैं, क्योंकि आपने पेशेंट को हेड टू टू असेस करना है और आपने हर एक चीज जो है वो वर्ड टू वर्ड आपने लिखनी है। डॉक्टर एक लफ्ज लिखते हैं उसके आगे ओके लिख देते हैं, डिक्रीज लिख देते हैं, डिक्रीज का एरो बना देते हैं, इंक्रीज का एरो बना देते हैं, रेस्पिरेशन इंक्रीज का हो गया, ट्रीटमेंट में RX लिख देते हैं, डायग्नोसिस में वो DX लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना होता, हमने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है और हमारी डॉक्यूमेंटेशन यूनिक होती है। ठीक है, दे कवर दे कवर द एंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और लॉन्ग टर्म केयर, और हमने हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है नर्सिस की, हमने तमाम एरिया को कवर करना होता है, प्लस हमने साथ में कवर करना होता है एंटायर अपने पीरियड को, जिस टाइम में हमने पेशेंट की केयर की, हमने पेशेंट को केयर प्रोवाइड की, वो सारा टाइम भी हमने नोट कराना होता है। प्लस हमने इसके साथ जो नोटिस करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है और जो डिस्कस करना होता है वो होता है उस पे क्या कहते हैं, पेशेंट की टोटल केयर के बारे में अपने सारे टाइम को जस्टिफाई करना होता है, हमने सारा दिन ये किया, ये किया, ये किया। ठीक है, ये चीजें आ जाती हैं। फिर उसके बाद है इन सीक्वेंशियल पैटर्न, और एक सीक्वेंस के पैटर्न में डालते हैं नोट्स, जैसे कि नर्सिंग नोट्स आपने देखे होंगे कि टाइम स्टैम्प के साथ डालते हैं, जैसे कि 10 बजे हमने पेशेंट को के वाइटल साइन देखे ये थे, 11 बजे पेशेंट को एनजी फीड दे दी, 12 बजे या 12:30 बजे हमने पेशेंट को मेडिसिन दे दी। ठीक है, 1 बजे हमने पेशेंट की पोजीशन चेंज करवाई, फिर हमने 2 बजे जो है ना पेशेंट को, मतलब हम ये टाइम स्टैम्प के साथ और सीक्वेंस में हम दे रहे थे। ठीक है, तो ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। फिर उसके बाद आ जाती है बात, योर रिकॉर्ड कैन बी द क्रूशियल फैक्टर, योर रिकॉर्ड विल बी द क्रूशियल फैक्टर इन अवॉइडिंग लिटिगेशन, लिटिगेशन से अवॉइड करने के लिए एक क्रूशियल फैक्टर होता है ये, जो आपको लिटिगेशन का मतलब है कि लीगल इश्यूज, लीगल सूट्स में, लीगल लीगल केसेस में जब आपको इन्वॉल्व कर दिया जाता है, फंसा दिया जाता है, तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बेसिकली आपको बचाती है इन चीजों से। ठीक है, हम्म, हाँ लेकिन ना नेहा, बेसिकली जो ये लिखते हैं ना, जो ये लिखते हैं इकट्ठे जो एक नोट्स डाल देते हैं, ये गलत करते हैं। ठीक है,
अगर आप आज से साल पुराने अगर आप नर्सिंग नोट्स निकालो, यानी कि जून से पहले, ये जो जून गुजरा इससे पिछले जून से पहले के अगर आप नोट्स निकालो ना, जब मैं वहां पे उनको क्लिनिकल पे ये चीजें सिखाती थी, तो मैं टाइम टू टाइम नोट्स डलवाती थी कि 10 बजे आपने ये किया, 11 बजे ये किया, 12 बजे ये किया। आते साथ ही आपने एक पेशेंट की हेल्थ असेसमेंट की, या सबसे पहले हम रिसीविंग डलवाते थे कि आप 8 बजे ड्यूटी पे आए हो तो आप 8:15 बजे तक के रिसीविंग डाल दो सबकी, कि पेशेंट रिसीव्ड इन बेटर कंडीशन, पुअर कंडीशन। बेसिकली हम बात करते थे, मैं बात करती थी, या जो टेक्निक बात करती है, या थ्योरी बात करती है, या स्टैंडर्ड्स बात करते हैं। स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि चाहे आप वार्ड में रिसीव करो, चाहे आप करो रिसीव पेशेंट को आईसीयू में, रिसीविंग आपकी ये डॉक्यूमेंट करती है कि आपने किस कंडीशन में रिसीव किया। आप किस कंडीशन में रिसीव करते हो, पेशेंट को ये चीज बड़ी मैटर करती है। इसलिए मैटर करती है कि बाजुकात होता ये है कि पेशेंट आपको सिक दे दिया जाता है। परमानेंट नर्सिंग इंस्ट्रक्टर क्या होती है नेहा? परमानेंट किसे कहते हैं? एडवाइजर। एडवाइजर में तो मैं क्लास ही नहीं लूंगी। अच्छा, होता क्या है बेसिकली कि जब आप लेते वो करते हो ना, क्या कहते हैं, अब होता क्या है कि जब आपने, जैसे सपोज मैं एग्जांपल में बात करती हूँ, नेहा है और इरम है, ठीक है। नेहा ने इरम को ओवर दिया, और इरम ने नेहा ने जब ओवर दिया ना, तो पेशेंट ठीक था, ठीक है। हम रिसीविंग क्यों डलवाते हैं कि जब आपने ओवर दिया ना तो पेशेंट की कंडीशन ठीक थी, पेशेंट सिक नहीं था, लेकिन हुआ ये कि इरम ने थोड़ा सा पेशेंट को निग्लेक्ट किया, ठीक है। और उसकी निगलेक्ट करने की वजह से पेशेंट की डेथ हो गई ओवर देते साथ ही, विद इन मिनट्स। अब वो क्योंकि उससे क्वेश्चन किया जाएगा कि भी अभी तो तूने पेशेंट लिया था, डेथ कैसे हो गई, तूने ऐसा किया क्या? हो सकता है उससे मेडिसिन ओवरडोज चली गई हो, या उसने ब्यूरेट फिल नहीं किया, पेशेंट आइनोट्रोपिक स्पॉट पे जा रहा था कि उसकी स्पॉट बंद होने की वजह से उसका हार्ट रुक गया, ठीक है। पेशेंट एट्रोपिन एड्रेनालिन पे था, वो नहीं चला, वो उसकी वजह से हो गया, या उसका वेंटिलेटर ऑफ था, इरम को पता नहीं लगा। अब इसके लिए आंसरेबल कौन है? बेसिकली ना ये सारी बातें होती हैं अच्छे इंस्टीट्यूट्स की। जब आप अच्छे सेटअप्स में काम करते हो, जहाँ पे ओवर लेना और देना बहुत ही क्रिटिकल टास्क होता है और बहुत ही क्रूशियल टास्क होता है, जिसपे बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग की जाती है, ये बातें हैं वहाँ की, कि जहाँ पे इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, ओवर लेने और देने पे, ठीक है। अब जैसे मैं कहती हूँ आपको, अब मैं जैसे अब ये सिचुएशन चल रही है, अब ने इरम ने क्या किया, इरम ने कह दिया मुझे तो ओवर ही ऐसा मिला है, ठीक है। तो नेहा कहती है मैं तो ओवर ठीक देके गई थी, मैंने तो पेशेंट ठीक दिया था, अब पेशेंट को कुछ भी हो आप आंसरेबल हो, आप जैसे मर्जी हैंडल करो, ठीक है। अब फिर हम अब इन दोनों को जस्टिफाई, दोनों चीजों को हम कैसे करेंगे? ये नेहा ने 8 बजे ओवर दिया, और उसने आके, इरम ने 8 बजे ओवर लिया, लेकिन पेशेंट क्रिटिकल हुआ 8:30 बजे के राउंड अबाउट, या 8:15। तो हम कहेंगे कि अगर तूने क्रिटिकल लिया, अब हम इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि भाई अगर तूने पेशेंट क्रिटिकल लिया था, तूने लिखा कहाँ पे, दिखाओ अपने नोट्स, टाइम दिखाओ, आपने कहाँ पे लिखा है, ठीक है। आपने रिसीव करते साथ ही अपने नोट्स कहाँ पे डाले हैं? आपने उसके वाइटल साइन लिखे थे कि मैं इस कंडीशन में रिसीव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं ऐसी हालत में रिसीव कर रही हूँ, है ना? इस तरह की फिर क्वेश्चनिंग की जाती है, और ये चीजें जस्टिफाई करती हैं आपके काम को, ठीक है। अच्छा, ये बात आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन की। फिर डॉक्यूमेंटेशन में आ जाती है कि अगर आपने मेडिसिन दी है, अगर आपने वाइटल साइन किए हैं, सारा दिन आपके पेशेंट को फीवर रहा, और आपने एक दफा भी नहीं लिखा कि मैंने कितनी दफा फीवर लिया, 1 आवरली फीवर लिया है, चेक किया है टेम्परेचर, तो 1 आवरली लिखो तो सही। और जब आप 1 आवरली फीवर चेक कर रहे हो, टेम्परेचर चेक कर रहे हो, तो उसके लिए अगर पेशेंट को 101 या 102 चल रहा है, तो क्या डॉक्टर आपको छोड़ देता है ऐसे ही कि अगर 101 पे फीवर है तो आप कुछ भी ना करो? नहीं, वो पेनाडोल दिलवाएंगे, प्रोवैज लगवाएंगे, कोल्ड स्पंजिंग करवाएंगे, ठीक है। जब स्पंजिंग करवाएंगे तो आपको कहीं पे लिखना भी तो है ना स्पंजिंग को, ठीक है। तो उस जो चीज, जो जो काम कर रहे हो, सारा दिन मेहनत किया, तो उसको डॉक्यूमेंट भी करो, उसके नोट्स भी लिखो, एक लाइन डाल दो, स्पंजिंग डन, स्पंजिंग स्टार्टेड फ्रॉम 12 midday टू 12:30 PM, ठीक है। यानी कि आधा घंटा आपने स्पंजिंग की है। जब आप किसी को जुबानी कहोगे ना कि मैंने बड़ा काम किया, मैं तो आज खप गई हूँ, जब वो नोट्स देखेगा तो नोट्स में जनरल नोट्स लिखे हैं, रिसीव इतने बजे, नो फीवर, नो फलाना टमकाना, बस इतनी सी बात लिख देते हो। तो क्या इस चीज से आप जस्टिफाई कर सकते हो अपने काम को? जो कर रहे हो उसको डॉक्यूमेंट करो,
जितना जलील हुए हो, जितना काम किया है, जितना ख्वार हुए हो, उसको डॉक्यूमेंट करो। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड इट इज नॉट डन। अगर डॉक्यूमेंट नहीं किया तो किया ही नहीं है, काम ही नहीं किया। ठीक है। हमें हमारे जो है ना वो जो हमें पंजाब हेल्थ कमीशन है, पीएचसी है, वो ये कहती है, इंटरनेशनल लेवल्स हमें ये कहते हैं, जो काम करो उसके नोट्स डालो, जो काम करो उसको नोटिफाई करो। ठीक है, ताकि आप जस्टिफाई कर सको अपने पूरे दिन को, अपने पूरे के पूरे 6 आवर्स को, कि मैंने कितनी मेहनत की है। ठीक हो गया। इसी तरह फिर वाइटल साइंस, आप टेम्परेचर आप कहते हो, मैं तो देख रही थी दरमियान में इसको नहीं था, इसको अभी अभी हुआ है, तो नोट्स खोल के, फाइल खोल के देखा जाता है, दिखा कहाँ पे लिखे हैं, कहाँ कहाँ टेम्परेचर हुआ, सिस्टर लिखा तो आपने है नहीं, हम कैसे मान लें, लोग इस तरह से बात करते हैं। तो आपने अपनी ड्यूटी को, अपने काम को जस्टिफाई करना है, इसे कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। और ये जो हमारी रिटर्न कम्युनिकेशन होती है, इसको ये हम बेसिकली हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि हमें, जिससे इसके थ्रू हम रिटर्न कम्युनिकेट करते हैं। और बाजू का ऐसा होता है कि आप ओवर में कोई चीज बताना भूल जाते हो ना, कि ओहो मैंने इसको फलानी चीज नहीं बताई, इंजेक्शन आपने लगा दिया लेकिन आपने साइन नहीं किए, तो इसका मतलब है कि इंजेक्शन नहीं लगा। अगर आपने साइन कर दिया और इंजेक्शन नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि आपने इंजेक्शन दे दिया। फिर यहाँ पे बात आ जाती है कि अगर आपने इंजेक्शन लगा दिया तो ये एक्स्ट्रा क्यों पड़ा हुआ है। ठीक है। फिर एक्स्ट्रा इंजेक्शन क्यों आया, एक्स्ट्रा पे आप इस तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो कि नहीं नहीं ये मैंने ज्यादा मंगवा लिया था। ज्यादा आपने कैसे मंगवा लिया था भाई, कि पेशेंट का तो अलाउ ही नहीं है एक्स्ट्रा मेडिसिन मंगवाना। फिर वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड में देख सकते हैं आज कितने इंजेक्शन आए थे। इंजेक्शन कितने आए जी, आज सिर्फ 2 आए हैं, एक सुबह का एक शाम का, फिर भी 2 इंजेक्शन पड़े हैं, शाम वाली शाम में फिर भी 2 पड़े हैं। तो इट्स मीन कि आपने वो लगाया ही नहीं है जस्टिफाई करने के लिए। अगर आपने क्रिटिकली चीजों को का एनालिसिस करना है, तो काम, गलत काम को पकड़ने के लिए बहुत तरीके होते हैं, आप चाहे जितना मर्जी समझो ना। नर्सिंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आप ये समझो ना कि मैं कोई भी बहाना मार के मैं निकल जाऊंगा इस मामले में से, कुछ नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये चीजें बहुत बढ़ जाती हैं और फिर मुश्किल होती है मैनेज करना। ठीक है। अच्छा, योर रिकॉर्ड कैन बी द क्रूशियल फैक्टर इन अवॉइडिंग लिटिगेशन। आपका रिकॉर्ड, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है, यही आपको प्रिवेंट कर सकते हैं लिटिगेशन से, यानी कि लीगल इश्यूज से। डॉक्यूमेंटेशन इन द रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड मेड decisions reached and the actions taken and the evaluation of the patient's response are considered much more solid evidence than the verbal testimony. Okay. डॉक्यूमेंटेशन इन द रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड, जो रिटन, जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं ना, जो रिकॉर्ड में होते हैं और जो रिटन फॉर्म में होते हैं उनकी, और जब जब ऑब्जर्वेशन बिठाई जाती है ना, या यानी कि ऑब्जर्वेशन कह लो या इन्वेस्टिगेशंस कह लो या फिर इंक्वायरी कह लो, जब इंक्वायरी वगैरह होती है ना, जब इंक्वायरी वगैरह बिठाई जाती है, तो डिसीजन जो प्रॉपर अपने प्रॉपर डिसीजन जो लिए जाते हैं, प्रॉपर डिसीजन जो रीच्ड होते हैं, एक्शंस जो टेकन होते हैं या एक्शंस लिए जाते हैं, और जो एवेल्युएशंस की जाती है, वो पेशेंट्स के रिस्पॉन्स पे लिए जाते हैं, आर कंसीडर्ड मच मोर सॉलिड एविडेंस। उन डॉक्यूमेंट्स पे जो पेशेंट का रिस्पॉन्स होता है वो ज्यादा जो है वो सॉलिड माना जाता है। आपकी रिटर्न रिटर्न जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ज्यादा सॉलिड माना जाएगा एज कम्पेयर टू वर्बल टेस्टिमनी। पेशेंट चाहे जितनी मर्जी जुबानी कलामी बात कर ले, इन्होंने बहुत अच्छा किया, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, ये बहुत अच्छे हैं, नहीं इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो कर्टस एंड पे ना कर्टसी में या आप पे तरस खा के भी कह देंगे फलाना बंदा बड़ा अच्छा था। ठीक है। लेकिन इस चीज को आप जस्टिफाई सिर्फ तब कर पाओगे जब आपने उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया होगा, और जो वैल्यू और डॉक्यूमेंटेशन की होगी वो वर्बल की नहीं होगी, वर्बल टेस्ट में नहीं, उतनी नहीं मानी जाती। ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन वंस मेमोरी, और ये वैसे भी इंसान की मेमोरी पे ही डिपेंड करता है। पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट से आप, पेशेंट 15 दिन एडमिट रहा और एंड पे डेथ होगी, बड़ी क्रिटिकल डेथ हुई। ठीक है, अटेंडेंट कहेंगे अब हमें पहले दिन की तो बात याद नहीं है, कहेंगे खोलो फाइल। अटेंडेंट कहेंगे किसी ने हमें पूछा ही नहीं, किसी ने हमारा कुछ नहीं किया, किसी ने हमें हमें पूछा ही नहीं है, हमारी दवाइयां चोरी करते रहे, हमारे साथ ये करते रहे, हमारे साथ वो करते रहे। आप कहते हो हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया।
तो आपने कुछ नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया, उस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करोगे जब आपने कहीं पे लिखा होगा, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट किया होगा, हर मेडिसिन टाइम से दी गई, हर साइंस टाइम से किया गया, हर एक काम टाइम से किया गया। जब ये चीजें देखी जाएंगी तो आपका काम ऑटोमेटिकली जस्टिफाई हो जाएगा वहां पे। ठीक है। तो लेकिन वो जो वर्बल कह रहे होंगे वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, और आप भी भले जितना मर्जी वर्बली कहते रहो। मैडम आपको याद है उस दिन इस पेशेंट ने इतना तंग किया था, ये बार ट्यूब निकाल रहा था और ये गिरने वाला था, मैं सारा वक्त इसका हाथ पकड़ के खड़ी रही हूँ, इसको अटेंडेंट नहीं थे मिल रहे, आपको याद है? अटेंडेंट नहीं मरीज के मिल रहे थे, मैंने खुद सारा कुछ हैंडल किया। तो ये आपकी जुबानी बातें हैं, कोई फायदा नहीं है जब तक आपने लिखा नहीं होगा। आपको ये चीजें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है। आपको ये लिख के बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि पेशेंट वाज इरिटेबल ऑन इन माय हॉल ड्यूटी। ठीक है। अटेंडेंट्स वर नॉट अवेलेबल, अटेंडेंट्स वर नॉट फाउंड। ठीक है। इस तरह की जब आप लाइंस लिखते हो तो वो फिर आप उसको इतने बजे से इतने बजे तक अटेंडेंट नहीं मिल रहा था। ठीक है। नर्सिंग केयर प्रॉपर प्रोवाइड की गई है, पेशेंट के पास मैं खड़ी रही हूँ, पेशेंट को मैंने डाइट दी है, मैं अपने हाथों से खिलाया है। इस तरह की बातें जब लिख देते हो तो वो चीजें हर दफा जब आप लिखते हो तो वो जस्टिफाई करती हैं। एलिमेंट्स लीगल एक्शंस के क्या होंगे? सबसे पहले डिस्कवरी है, सेटलमेंट है, आउट ऑफ कोर्ट और ट्रायल्स है। ठीक है। डिस्कवर किया जाता है, सेटलमेंट की जाती है, आउट ऑफ कोर्ट करने की कोशिश की जाती है, और फिर ट्रायल्स पे बुलाया जाता है अगर ना कुछ किया, ना कोई सोल्यूशन निकले तो। डिस्कवरी में क्या है? सबसे पहले इन अ सिविल लॉ सूट, आप क्योंकि ये सिविल में आता है, ये सिविल रॉन्ग है, वन बिटवीन पार्टीज फॉर द रिकवरी ऑफ डैमेजेस। ठीक है। क्या है कि पार्टीज के दरमियान में ये होता है ताकि रिकवरी की जा सके डैमेजेस की। अ लेंथी डिस्कवरी प्रोसेस इसमें कमेंस किया जाता है। और इसके अलावा डिस्कवरी इन्वॉल्व्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। थ्रू डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के सारे के सारी इन्वेस्टिगेशंस, डिस्कवरी मींस के इन्वेस्टिगेशंस, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं, देखा जाता है इंफॉर्मेशन गैदर करके कि भाई किस तरह से काम हुआ हुआ है, सही है या गलत है। फिर उसके बाद इन्वॉल्व्स गैदरिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू डॉक्यूमेंट्स सच एज प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं, रिजल्ट्स ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, इंटेरोगेटरीज, ये सारी चीजें निकाली जाती हैं, इन सबको देखा जाता है, डिस्कवर किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट करने की जाती है कोशिश, जैसे कि ओपन केसेस आर सेटल्ड बिफोर ट्रायल बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द डिस्कवरी प्रोसेस, जो इन्फॉर्मेशन ली गई है उसके अकॉर्डिंग ये नजर आता है नर्स की गलती है या पेशेंट की गलती है, फिर आपस में सेटलमेंट करने की कोशिश की जाती है। सेटलमेंट के चक्कर में जो अटेंडेंट होते हैं वो कुछ कंपनसेशन लेके, कुछ ले लू के खा पी के थोड़ा चुप हो जाते हैं, या फिर दोनों केसेस सामने रख के अपने वकील के थ्रू दिखाया जाता है कि ये देखें, अगर आप कोर्ट में चले भी जाते तो बिस्ती आपकी है, देखिए हमारे तो सारा रिटर्न काम प्रॉपर हुआ है, गलत तो आपने किया हुआ है, हमारे डॉक्टर ने, नर्सिस ने प्रॉपर काम किया हुआ है, आपको गलती लग रही है, आप एक दफा फिर इस चीज को देखें, अगर आप केस लेना चाहें वापस तो ले सकते हैं। तो ये आउट ऑफ कोर्ट इसको सेटलमेंट करने की कोशिश की जाती है और काफी हद तक वो सॉर्ट आउट हो जाता है। इन केस नहीं होता तो फिर ट्रायल्स पे बात चली जाती है। द पर्सन ब्रिंगिंग सूट मे बी परसुडेड, उसको परसू किया जाता है दैट नो मैल प्रैक्टिस अकर्ड, उसको बताया जाता है कि कोई मैल प्रैक्टिस नहीं की गई, एंड और दैट इट कैन बी प्रूव्ड, और ये प्रूव भी किया जा सकता है, एंड में ड्रॉप द सूट, और आप कोशिश करो कि जो आपने सू किया है उसे ड्रॉप कर दो। ठीक है। कोशिश की जाती है, उसे ये कहा जाता है कि भाई तूने जो किया है ये गलत है और हम अपना केस जीत जाएंगे, तेरे पैसे भी लगेंगे एंड तेरे पे जुर्माना हो सकता है। इस तरह की सिचुएशंस भी बनती हैं। अच्छा, आपको वो केस याद होगा जब वो कौन आया था, ताज हुसैन, ताज था, पता नहीं क्या नाम था, वो जो बहुत मोटा बंदा था, आया था, याद है आप लोगों को? वो जो आया था जिसकी स्लीव गैस्ट्रेक्टमी करनी थी डॉक्टर ने, जो कि सेलिब्रिटी बन गया था, बहुत मोटा बंदा था, और उसकी स्लीव गैस्ट्रेक्ट जिसको बाय एयर लेके आए थे और बाद में डाले में डाल के लेके आए थे, उसका केस था। और उसकी पता नहीं उसका क्या नाम था, आप लोगों ने मुझे लास्ट टाइम बताया भी था, मोहम्मद हुसैन के पता नहीं ताज हुसैन ऐसे करके का था, नूरुल हसन, हाँ शायद वही था। हाँ। उस पेशेंट का क्या हुआ था कि उसके साथ ना, उसका जो केस चल रहा था उसके केस के अंदर एक और केस का लपेटा आ गया था।
वो यंग लेडी थी और उसकी सिजेरियन से वो थी और उसकी डेथ हो गई थी। और डॉक्टर का सीन था, अवेलेबल नहीं था, या पेशेंट में ब्लीड कर गई बहुत ज्यादा, इस तरह का कोई केस था। और उसके अटेंडेंट ने बहुत मार कुटाई की थी। और उधर से नूरुल हसन की डेथ का केस था। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस तरह की सिचुएशन है। हाँ। तो उसमें फिर हुआ क्या था कि फिर सारी बात ये आ गई थी कि भाई उसकी उसको हैंडल करते हुए ना, जो उनकी वजह से जो लोग छोड़ के भागे ना पेशेंट को। आपको पता है इरम वगैरह थी आपकी जो सीनियर्स हैं, ये काफी लोग थे, इनको मारने मुरने की भी कोशिश की लोगों ने। तो ये लोग पेशेंट्स को छोड़ के भाग गए। तो केस क्या बना कि वो वाला पेशेंट जो है ना नूरुल हसन, वो निग्लेक्ट हुआ है इनकी मार कुटाई की वजह से। उसकी डेथ इसकी वजह से हुई है। ठीक है। तो इस इसकी वजह से वो निगलेक्ट हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो केस टोटल ये बना। तो एंड फिर क्या हुआ कि फिर वो जो थे ना जिन्होंने केस किया, जिन्होंने मार कुटाई की, उनको ये कहा गया कि ये तो बहुत बड़ा केस है जिसको तुम खराब कर चुके हो और सारी तुम्हारे पे मुद्दा पड़ रहा, तो तुम अब बीच में से निकल जाओ। तो वो फिर उस तरीके से निकले और मामला थोड़ा सा सेटल हुआ। तो उनको ये नजर आ गया कि गलती हमारी ही निकलनी है। ऑन दी अदर हैंड क्या चीजें देखी जाती हैं, द पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस बीइंग सूड, जिन पे सू किया गया है, और देयर इंश्योरेंस कंपनीज may determine that it is in their best interest to avoid a trial and agree to pay damages। और जो उस उनकी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं और जो इंस्टीट्यूट है जिसपे केस किया गया है, वो एग्री है और उनका इंटरेस्ट भी है कि हम आपको, आप ट्रायल से अवॉइड करो, हम आपको कंपनसेशन दे देते हैं। कंपनसेशन और उसका वो एग्री है डैमेज पे करने के लिए। ऑफन दिस इज डन विदाउट एडमिटिंग दैट मेल प्रैक्टिस अकर्ड। और ये ऑफन ये ज्यादातर तभी होता है जब विदाउट एडमिटिंग दैट मेल प्रैक्टिस डन, जब वो एडमिट नहीं करे कि कोई मेल प्रैक्टिस हुई है और इस तरह का कोई सीन हुआ है, तो वो ये फिर भी करने की मामले को सेटल कोशिश करते हैं। ट्रायल्स क्या है? अ ट्रायल इज अ लीगल प्रोसीडिंग। ट्रायल एक लीगल प्रोसीडिंग है दैट टेक्स प्लेस इन अ कोर्ट रूम और इन अ प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज। ठीक है। सम ट्रायल्स आर सेटल्ड बिफोर द जज। जज से पहले, जज के सामने कुछ जो हैं ट्रायल्स हैं वो सेटल हो जाते हैं और पैनल ऑफ जज के सामने होते हैं। कुछ अलोन भी होते हैं और अदर्स आल्सो हैव अ ज्यूरी प्रेजेंट। और फिर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके लिए पूरी ज्यूरी बुलाना पड़ती है, यानी कि एक पूरी टीम होती है जिसमें साइकोलॉजिस्ट होता है, जजेस होते हैं, वकील होते हैं, और इवन जो है वो जो होता है जजेस का जो चीफ जस्टिस वो भी होता है। तो ये सारे मिलके कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनको सॉर्ट आउट करना होता है। इन मोस्ट इंस्टेंस a trial is a public hearing। जो ट्रायल होता है वो एक पब्लिक हियरिंग होती है एंड एनीवन कैन अटेंड एंड लिसन टू द प्रोसीडिंग। कोई भी उस प्रोसीडिंग को सुन सकता है, देख सकता है। ये पब्लिक हियरिंग पे होती है। यानी कि मैं कहती हूँ कि आईसीयू के फलाने बंदे का केस है, बड़ी दुख की बात है, अब उसको वहां पे घसीटा जा रहा है, उसको वहां लेके गए, मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ क्या बना। तो पब्लिकली आप उसको सुन सकते हो वहां पे, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कोर्ट के अंदर पब्लिक बैठी होती केस सुनने के लिए। वेले पता नहीं घरों से वेले होते हैं, आके को सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये वो है। द वेरियस विटनेस में अपेयर्स इन पर्सन एंड डिफरेंट विटनेस जो है वो इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं, एज अ पर्सन आते हैं। और व्हेन एग्रीड टू बाय बोथ साइड्स, और जब दोनों साइड से एग्री हो जाते हैं, डेपोजिशन में बी एक्सेप्टेड इन प्लेस ऑफ इन अ पर्सन टेस्टिमनी। और किसी एक की गवाही पे केस को जो है वो सेटल कर दिया जाता है किसी एक की तरफ। द जज हैज फुल अथॉरिटी ओवर ऑल दैट टेक प्लेस इन द कोर्ट रूम। और जो जज होता है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो कुछ भी एक्शन ले सकता है। ठीक है। रेफरेंस बुक जो है वो इसके लिए है हमारे पास, नर्सिंग इन टूडेज वर्ल्ड। ठीक है। इससे रिलेटेड इसमें हमारे और भी केसेस हैं, वो भी आप देख सकते हो। और भी चीजें आती हैं, लेकिन फिलहाल जो हमारी रेफरेंस बुक है वो नर्सिंग इन टूडेज वर्ल्ड है। आप इस बुक से हमारे थ्योरी के काफी ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप कवर कर सकते हो। ठीक है। अच्छा।
कोई कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? शुक्र है कि हमारा ये लेक्चर खत्म हो चुका है और हमारा ये यूनिट बेसिकली खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट फिर हम कल और उसके साथ मिलेंगे, नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तो अभी के लिए खुदा हाफिज। 3 बज गए हैं, सब लोग अपना अपनी प्रेजेंट लगवा लो, मुझे मैसेजेस कर दो, ठीक है? बाय बाय। ठीक है अली, एंड पे आके तुमने नो क्वेश्चन कह के अपनी अटेंडेंस लगवा ली है, बड़े तुम होशियार हो। नो क्वेश्चन पे अटेंडेंस लगवा ली तुमने जल्दी से।